नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक नए कार्यक्रम के साथ आपसे जुड़े हैं और यह कार्यक्रम जो है दरअसल आपके ही डिमांड पर है। आप लोग लगातार ये संदेश भेज रहे थे हम तक, इंस्टीट्यूट तक, कि आरओ एआरओ का एग्जाम अब होने वाला है। आयोग ने तारीख की घोषणा लंबे समय के बाद कर दी है, तो जल्दी से आप लोग जो है अच्छे से हमें इसकी तैयारी करा दीजिए, है ना। तो चलिए अब आप लोग जो है फिर से एक बार जाग जाइए, क्योंकि यहां पर हम विस्तार से अब चर्चा करने वाले हैं। मैं पॉलिटी विषय के साथ आपके समक्ष आया हूं और पॉलिटी में विभिन्न जो है मुद्दों के साथ हम इस लेक्चर को बढ़ाएंगे। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं एपिसोड 1 में, वह दरअसल भारतीय संविधान के भाग पर चर्चा करेंगे। भारत के संविधान के भाग कहने का तात्पर्य हो गया कि संविधान के किस किस भाग में किन किन चीजों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण पर देख लेते हैं। आपसे पूछा जाए, प्रश्न आ जाए आरओ वाले एग्जाम में कि भाई नागरिकता के संबंधित जो प्रावधान हैं संविधान के किस भाग में इसका चर्चा किया गया है, तो इसका जवाब होगा कि संविधान के भाग 2 में। और आर्टिकल पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 5 से 11 तक चर्चा में रहा। एक उदाहरण के तौर पर बताया, अभी पूरे चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक चीज यह भी देखना है इसमें कि पॉलिटी आवश्यक क्यों है हमारे लिए। समझिए, आरओ एग्जाम के लिए देखिए, आरओ एग्जाम के लिए देखेंगे तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, वैसे भी किसी भी सिविल सर्विसेज के किसी भी एग्जाम के लिए पॉलिटी एक ऐसा विषय हो जाता है ना, जो आप कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन कराने में सबसे ज्यादा योगदान इसी का रहेगा। और आपका नाम पीडीएफ से बाहर हो जाए, इस बात की भी जिम्मेदारी पॉलिटी ही अपने कंधे पर लेके चलेगा। मतलब इस विषय को हम लोग कई बार आसान समझ लेते हैं। और पॉलिटी का नेचर क्या होता है, प्रश्न बड़ा आसान दिखता है, समस्या विकल्प में है। विकल्प जो है ठीक वैसा दिखता है जैसे कहीं आप विवाह कार्यक्रम में जाएंगे और दुल्हन जो आती है ना, उसके साथ साथ सहेलियां आती है, तो सभी एक ही जैसी लगती है, सभी लहंगा पहने रहती है, सजे झजे लगती है। तो क्या होता है कि पॉलिटी का विकल्प भी ऐसा ही दिखता है। दूल्हा कंफ्यूज हो जाता है कि दुल्हन इसमें से कौन है। ठीक ऐसा ही आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया विकल्प कौन होगा। क्योंकि प्रश्न आसान दिखेगा, विकल्प सब सही मालूम पड़ेगा और फिर गलत में टिक लगा के आ जाएंगे, गलत दुल्हन चूज कर लेंगे, मामला खराब हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि पॉलिटी पढ़ते वक्त बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जो चीज हल्का होता है, जो चीज खूबसूरत है, खतरनाक भी है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग पॉलिटी का अध्ययन करेंगे। बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिएगा। जितनी बातें मैं बताते चलूंगा पॉलिटी के संदर्भ में, आज पहला लेक्चर है, उसके बाद पूरा पॉलिटी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। बस लेक्चर सुन लेना है, कहीं से कुछ आवश्यकता रहेगा नहीं। हाँ, पीवाईक्यू एक बात जो है आप करते चलिएगा। जैसे भारतीय संविधान की भाग की आज मैं चर्चा करूंगा, तो इसमें मैं पीवाईक्यू के जो प्रश्न होंगे ना, मैं अपनी तरफ से कुछ कुछ बताते चलूंगा, तो आपको वो ध्यान पे रहेगा, तो वो काम भी आपका बन जाएगा। देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया, विज्ञप्ति 19 मार्च 2025 को, इसमें यह जानकारी दिया गया कि यह विज्ञप्ति जो है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी आदि प्रारंभिक परीक्षा 2023 के संदर्भ में यह बताया गया है कि दिनांक 27 जुलाई 2025 रविवार को एक सत्र में पूर्वाह्न 9:30 बजे से लेकर के अपराह्न 12:30 बजे तक प्रदेश के 75 जनपदों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगा। उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट है, वही बताया गया है। 27 जुलाई डेट दिया गया है। 9:30 बजे से 12:30 बजे तक एग्जाम होगा, 3 घंटा लगातार। यानी कि पहले जो 2 सेशन में होता था हिंदी वाला, वो अब नहीं होगा। ये ऑफिशियली जानकारी दे दिया गया है, तो मूड बना के जाइएगा। ठीक है, कि पहला 2 घंटा वो, फिर हिंदी वाला पेपर आ जाएगा। उठना नहीं है, बाहर नहीं जाना है। ठीक है, पिछला बार क्वेश्चन लीक हो गया था, इस बार जो है आयोग टाइट है पूरी तरह से, तो ये ध्यान देना है। यानी कि अभी भी मैं कुल मिलाकर के कहूं ना, तो ये जुलाई में है। जुलाई 27 तो जुलाई के अंत में हो गया है ना, और हम लोग अभी मार्च अंत कर रहे हैं। तो मार्च अंत करने का मतलब है अप्रैल, मई, जून, जुलाई। भैया 4 महीना है आपके पास, और 4 महीना अपनी किस्मत को बदलने के लिए काफी होता है। तो यहां से ढंग से देख लीजिए, संस्कृति आईएएस के पास ना आरओ एआरओ से संबंधित जो पेड कोर्सेज हैं पूरा अवेलेबल है। आप संस्था से बात करके, वेबसाइट पे विजिट करके वो कोर्स भी ले लीजिए। पूरा क्रैश कोर्स एक बार कर लीजिए, 2 महीना में हो जाएगा। फिर अगले 2 महीना रिवीजन करते रहिए, टेस्ट डालिए। बहुत अच्छे पद हैं, बहुत अच्छा जॉब ये होता है, कम मेहनत करके निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो चूकना नहीं है इस बार। चलिए अब यहां पर शुरू करते हैं, भारतीय संविधान के भाग की चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले यह समझना है कि भारतीय संविधान में भाग की आवश्यकता क्यों हुआ, क्यों कई पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, मकान बनाते होंगे आप, या आप जिस घर में रहते होंगे
उस घर में कई कमरे हैं ना, आप कहते हैं कि ये पापा मम्मी का कमरा है, ये मेरा है, ये मेरी सिस्टर का है, ये किचन हो गया, ये वॉशरूम हो गया। क्यों है? ये अलग अलग पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। इससे क्या हुआ कि आपको रहने में, बाकी काम करने में सहूलियत हुआ। ठीक है, तो भारत का संविधान की जब बात करेंगे ना, तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे भारी भरकम लिखित कानूनी दस्तावेज है। तो इतने ज्यादा कानून है ना, इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया। कई लोगों ने इस बात को लेकर की इसकी आलोचना की, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात का जरूरी समझा कि इसके भाग में इसको डिवाइड कर दीजिए, स्पष्ट कीजिए कि बेडरूम किधर होगा मकान में, वॉशरूम किधर होगा, है ना, पूजा करने का घर किधर होगा, बैठे उठेंगे किधर, ये सब चीज। तो यहां पर भी ऐसा ही कर दिया गया कि भाई फंडामेंटल राइट्स हमें देना है अपने नागरिकों को, है ना, मूल अधिकार तो देनी है। तो डिसाइड कर लिया जाए कि मूल अधिकार ऐसा ना हो कि एक मूल अधिकार संविधान के आर्टिकल 12 में हो, एक अनुच्छेद 200 में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मूल अधिकार दे रहे हैं, एक जगह इकट्ठा कर दो इन सब चीजों को, है ना। अगर कोई व्यक्ति पढ़ना चाहे कि डीपीएसपी के संदर्भ में, उसको एक जगह ये सब मिल जाए। कोई व्यक्ति ये पढ़ना चाहे कि हमें भारत की नागरिकता लेनी है, भारत की नागरिकता बनाए रखना है, भारत की नागरिकता त्यागना है, तो एक जगह ये सब चीजें उसको इकट्ठा मिल जाए। मामला समझ में आ रहा है? तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान के भाग भी तैयार किए गए। आज की अगर बात करेंगे तो संविधान में कुल भाग की चर्चा करेंगे तो यह 22 भागों में विभक्त है ना। कुल मिलाकर के 22 पार्ट इसके हैं और हर पार्ट में अलग अलग विषय से संबंधित बातें को दर्ज किया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने उसको लिखा है। मामला समझ में आ गया? चले पहले पर, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये कुछ फैक्ट है। अब पीवाईक्यू देखेंगे ना आरओ वाले एग्जाम का, तो इसमें ये सारे फैक्ट आपको दिखेंगे। बहुत फैक्चुअल तरीके का भी एग्जाम होता है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये भी ध्यान देखिएगा, गणतंत्र जब हम बने। इसे विभिन्न भागों में विभाजित किया गया जिसमें अलग अलग विषयों को शामिल किया गया। पूछा जाए तो क्यों, तो विषय शामिल किया गया। मामला समझ में आ गया? पहले भाग से शुरुआत कर दे। चलिए, इंपॉर्टेंट यहां से शुरू हो गया है आपका, नोट करना शुरू कर सकते हैं आप। पहला क्या है? भाग एक। भाग एक क्या कहता है भाई? सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपका मकान किधर है, तो आप बताओगे ना कि पहले एड्रेस ये है ना, कॉलोनी नंबर, उसके बाद वार्ड नंबर बताओगे, मकान नंबर बताओगे, फ्लोर कहाँ है, ये सारी चीजें। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले भाग एक में तो ये बताना होगा ना, भारत का संविधान है तो संघ को लेकर के बात करना पड़ेगा। संघ का क्षेत्र कहां तक है उसको बात करना पड़ेगा। तो इसके लिए अलग अनुच्छेद की व्यवस्था कर दिया गया कि भाई इतने से लेकर के इतने अनुच्छेद तक आप पढ़ लो और उसी में आपको पता चल जाएगा कि संघ और उसका क्षेत्र कहां तक है। तो इसके लिए कुछ अनुच्छेद डेडिकेटेड कर दिए गए और उन अनुच्छेदों की चर्चा अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में सीमित कर दिया गया। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया, अगर कीवर्ड को देखेंगे तो देखिए यहां पर जो भारत के राज्य हैं उनकी बात की गई। जितने भी यूटीज हमारे पास हैं, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, इनको और इनके जो संघ हो गए इसके रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, दूसरी बात, राज्यों और उनके पुनर्गठन के विषय में भी इसी के तहत भाग 1 के तहत प्रावधान किया गया है। यह भी इसी में कहा गया कि भाई नए राज्य की स्थापना यदि करनी है ना, तो फिर कहां चर्चा किया जाएगा। सीमाओं में परिवर्तन करना है तब क्या कहा जाएगा, नामकरण से संबंधित नियम, किसी राज्य का नाम बदलना है। अच्छा, कोई विदेशी भूमि है उसे भारत का हिस्सा बना लेना है या वो भारत का हिस्सा बन गया तो संविधान के किस भाग के तहत इस बात को रखा जाएगा, है ना। जैसे कि उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए कि जैसे 1962 में गोवा भारत का हिस्सा बना। भारत आजाद 1947 में होता है, गोवा हमारे पास नहीं था, पुर्तगालियों के पास था। 62 में हमारा हिस्सा बना। किस भाग के तहत शामिल किया गया संविधान में? भाग 1 के तहत। इसमें आर्टिकल 2 की चर्चा की जाएगी। मान लेते हैं कल को बलूचिस्तान आजाद हो जाए पाकिस्तान से और भारत में मिल जाए, तो किस अनुच्छेद के तहत, किस भाग के तहत लाया जाएगा? अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय सीमा में, भारतीय संघ में उसे शामिल किया जाएगा। तो अनुच्छेद 2 कहां पर है? भाग 1 में है। मामला समझ में आ रहा है? इस तरह के प्रश्न बनते हैं, ढेरों सारे हैं। जाकर के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को एक बार देखाइए, पीवाईक्यू में आपको ये देखना होगा। तो ये सारा चीज समझ गए ना। राज्यों की स्थापना वगैरह को भी लेकर के जो बात किया जाएगा
वह भी इसी के दौरान ये भाग 1 में इन सब चीज की चर्चा कर दी गई। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ, हमने ये जान लिया कि भारत क्या है, संघ क्या है, राज्य कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश क्या है, नया कैसे आएगा, नया जो पहले से है नाम कैसे बदलेगा, सीमा कैसे बदलेगा, राज्यों का बंटवारा कैसे करना है, नए राज्य आएंगे तो कहां रखेंगे, ये सब भाग 1 में मामला समझ में आ गया। अब नागरिकता को लेकर के देखिए एकदम फ्लो है, याद करने की आवश्यकता है ही नहीं, फ्लो है। अब क्षेत्र की बात कर लिया, सब समझ गए। अब उसके अंदर कौन रहते हैं, घर के अंदर जाएंगे तो बताएंगे ना, अपने फ्रेंड को ले जाएंगे, मेरे पापा हुए, मम्मी हुए, सिस्टर हुए, भैया हुए, बताएंगे ना। तो कुल मिलाकर के घर हो गए, संघ क्षेत्र सब जान गए। अब अंदर की बात, नागरिकों की बात की जाएगी कि किसको किसको इस घर में रखना है। इस संविधान के तहत नागरिकता की बात भाग 2 में चर्चा किया गया, और कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद में इस बात को समेट देना है। तो अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक हम सिटीजनशिप की बात करेंगे। यही बातें यहां पर लिखा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिटीजनशिप बहुत चर्चा में रहा है, खास करके CAA 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के वजह से यह बहुत चर्चा में है। मान के चलिए यहां से एक प्रश्न आ सकता है पॉलिटी में आपके आरओ वाले विषय में, ठीक है। तो ये आपको जानकारी में रहना चाहिए। और यहां पर जो है इसमें 5 से 11 तक में विभिन्न चीजों की चर्चा की गई है कि नागरिकता कैसे प्राप्त करना है, भैया प्राप्त कर लिया तो बनाए कैसे रखना है, अच्छा किसी को समाप्त करना है अपनी नागरिकता तो समाप्त कैसे कर सकता है, ये सारी चीजें। और एक खूबसूरती और भी समझिए कि यहां पर भारत का संविधान जो है ना, वह एकल नागरिकता की बात करता है। यह बहुत चर्चा में रहा है, राहुल गांधी वाला विषय अभी चर्चा में रहा है कि वो उनके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप क्या है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी दिया है केंद्र सरकार को आदेश। तो ये चीजें समझ लेना है कि ये चर्चा में रहेगा। तो एकल नागरिकता का मुद्दा, एकल नागरिकता जो है ना, इसी में देखेंगे 5 से 11 है। तो आर्टिकल 9 पर जाइएगा, अलग से बता देता हूं ये सब चीजें, PIQ में दिखेगा इसलिए बोलते चल रहा हूं। तो आर्टिकल 9 में जो है एकल नागरिकता की बात किया गया है, यानी कि आप भारत के नागरिक हो गए तो भैया आप कहीं और के नागरिक नहीं बन सकते। आप नहीं कहेंगे कि मैं अमेरिका का भी रहना चाहता हूं, मेरा मन कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप अमेरिका के नागरिक हो गए तो भारतीय नागरिकता का स्वतः लोप हो जाएगा। ये बातें भी अनुच्छेद 9 में दर्ज कर दिया गया है। एक और खूबसूरती है कि क्या नागरिकता से संबंधित कुछ कानून वगैरह बने तो किसको अधिकार देंगे, कौन बनाएगा इन सब चीजों को, तो यह शक्ति जो है वह संसद को दे दिया गया है। इसीलिए तो संसद ने इसको बनाया, CAA 2019 में काम किया। तो ये सारी चीजें जो है यहां पर भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो किए गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे अधिक महत्वपूर्ण। ऐसा हो ही नहीं सकता है किसी बार कि इस टॉपिक से प्रश्न ना आए। PYQ पलट के देखिए, बार बार कह रहा हूं PYQ मतलब समझ रहे हैं ना। आरओ के एग्जाम में अगर आपने PYQ पढ़ के पूरा नहीं गया है तो मान के चलिए आप 20 से 25 प्रश्न सीधे तौर पर नुकसान पे जा रहे हैं, और उससे एक्स्ट्रा 20-25 और लेके चलिए जो कहीं ना कहीं टच करेगा उस टॉपिक से, वो नुकसान में है। तो 50 से अधिक प्रश्न आपका नुकसान होगा। PYQ इतना ज्यादा मायने रखता है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहां पर समझिए भाग 3 की बात बता रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण ये भाग है हमारे संविधान का, क्योंकि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट की बात करता है भाग 3 यहां पर, ठीक है। और ये जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक की चर्चा करता है, ध्यान दीजिएगा 12 से 35। लेकिन जो विशिष्ट तरह के मौलिक अधिकार होंगे इसको लेकर के प्रश्न बन सकता है, और वह जब आएगा तो वह 14 से 32 तक आएगा। क्योंकि 14 से यहां पर चर्चा शुरू हो जाता है समानता का अधिकार। क्योंकि मौलिक अधिकार को जो है ना 6 भाग में अभी आप कह सकते हैं बांट के रखा गया, क्योंकि संपत्ति का अधिकार यहां से बाहर हो गया, वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। तो यहां पर 6 भाग हो गया यहां पर, और 6 भाग में पहला भाग की शुरुआत जो है, जो समता के अधिकार की बात करते हैं, आर्टिकल 14 से 18 तक की बात जो करते हैं, तो शुरुआत 14 से होता है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण यही है। तो विशेष तरह के मौलिक अधिकार की शुरुआत यहां से होता है और खत्म यहां पर विशेष तरह का हो जाता है। 32 क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है, ठीक है। यानी कि इसको जो है भीमराव अंबेडकर जी ने आत्मा कहा कि भाई कुछ भी संविधान में प्रॉब्लम हो जाए, 32 के तहत रिट फाइल जाकर के कहां कर सकते हैं आप, सीधे सुप्रीम कोर्ट में। 5 तरह का रिट होता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। पहले भी PYQ में कई बार पूछा जा चुका है रिट के विषय में, ठीक है। तो बताइए यहां पर कि क्या क्या रिट है, कितनी जानते हैं। और फिर 33, 34, 35 होता है, मार्शल लॉज वगैरह होता है, आप इसके विषय में जानते हैं। मुख्य रूप से ये 6 पार्ट जो है यहां पर आपको समझना होगा। सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है ये मौलिक अधिकार, सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता का अधिकार देता है, न्याय प्रदान करने के अधिकार देता है, समानता के अधिकार सबसे ऊपर रखा गया। हमारा
देश जो है हजारों साल तक गुलाम रहा विभिन्न शक्तियों के द्वारा, फिर भी हमने स्वतंत्रता के अधिकार को ऊपर नहीं रखा, फिर भी हमने समानता के अधिकार को ऊपर रखा। क्योंकि 1000 साल से गुलाम रहे तो 10,000 साल से जो है समानता के अधिकार से यहाँ के नागरिक वंचित रहे, छुआछूत का मुद्दा रहा, विभिन्न तरह की चीजें हुई। तो यहाँ पर अनुच्छेद 14 से 18 को इसके लिए समर्पित कर दिया गया है, ये पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ पर आप लोग के लिए टास्क रहा कि 14 से 18 तक, तो 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, ये सब लिख करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं कितने लोग सही लिख पाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अब दूसरे नंबर पर निश्चित तौर पर, तो 19 से 22। अच्छा, इसी के बीच में एक आर्टिकल छुपा हुआ है, इसका चर्चा ना करूं मैं, ऐसा हो नहीं सकता है। और यहां पर जो बात मुख्य रूप से की जाती है वह क्या है, राइट टू लाइफ। अब बताएंगे राइट टू लाइफ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट हमेशा विस्तार करते रहती है। जीवन का अधिकार, गर्मामयी जीवन का अधिकार सभी को है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो 14 है महत्वपूर्ण है, ये जो 19 है महत्वपूर्ण है, और भैया ये जो 21 है बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर जो एक गोल्डन ट्रायंगल बन जाता है, ये 14 का, ये 19 का और ये 21 का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल की चर्चा करें तो वो भी बता देंगे आप। शोषण के विरुद्ध अधिकार को लेकर के चर्चा किया गया है, 2 अनुच्छेद में बताया गया है, 23 और 24 में। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या क्या प्रावधान किए। मैं ये जानबूझ के ये नहीं बता रहा हूं, ताकि मैं चाह रहा हूं कि आप एक्सप्लेन करके बताएं, आप भी थोड़ा मेहनत करें कमेंट में। तो क्या होगा ना, जब आप टाइप वगैरह करेंगे ना तो याद आता रहेगा, वो चीजें आप भूलते नहीं फिर। अब देखिए, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात की गई। भारत का संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है ना। तो यहां पर धार्मिक स्वतंत्रता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता था। तो फंडामेंटल राइट्स के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया। कहां से कहां तक, तो अनुच्छेद 25 से 28 तक की बात यहां पर की गई है। अब देखिए, भारत जो है विभिन्न कल्चर को एंजॉय करता है, बहुत तरह के शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं वो हैं। तो यहां पर स्वतंत्रता और शैक्षणिक अधिकार भी दिए गए। कहां से कहां, 29 और 30, 2 अनुच्छेद में ये बातें जो है दर्ज कर दिया गया। और 32 को मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, मैंने कहा था अंबेडकर साहब जो है आत्मा कहते थे संविधान का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5 रीट लिख करके कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन है। देखिए, यहां से एक प्रश्न रहेगा, फिर मैं कह रहा हूं, आप बाद में ये मत कहना कि सर बताया नहीं था, रहेगा ही रहेगा, 100% नहीं 500% मैं कह रहा हूं रहेगा यहां से प्रश्न। ठीक है, चलिए अब यहां पर तो क्या आप बोलेंगे, यहां से प्रश्न नहीं रहेगा। जितना महत्वपूर्ण ये था ना, उतना ही महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि यहां पर जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, शॉर्ट में इसको डीपीएसपी हम लोग बोलते हैं, 36 से 51 है। इसको गांधीयन फिलॉसफी बोलते हैं, ये अलग से बता देता हूं, प्रश्न आ चुका है, फिर से आ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत आदर्शवादी बातें हैं। क्यों है, देखिए यहां पर ये है, इसको जब भी पढ़ें तो यहां पर मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जो है, और नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी, दोनों को कंपैरिजन करके पढ़िए आप। क्योंकि देखिए, इसमें भी तमाम तरह के अधिकार की बात कही गई है, लेकिन यह बाध्यकारी है। अगर स्टेट आपका हनन करता है, ये लागू आप पर नहीं करता है, भाई आपके स्वतंत्रता का हनन करता है, सीधे आर्टिकल 32 पहुंच जाओ, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, सीधा दरवाजा खटखटाओ, अंदर जाओ। और यहां पर यह कहता है कि भाई बाध्यकारी नहीं है, भाई हम जो है विकासशील देश हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो जैसे जैसे रिसोर्सेज होगा वैसे वैसे हम जो है चीजों को लागू करेंगे। तो यहां पर कुछ चीजें लागू ना हो, जो यहां पर 36 से 51 तक प्रावधान किए गए, आप जाकर के अदालत में नहीं कह सकते कि माय लॉर्ड देखिए स्टेट हमारे लिए ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। तो ये फर्क होता है मौलिक अधिकार में और यहां पर जो है नीति निर्देशक तत्व में। ध्यान रखना है इन चीजों को करते हुए, आप यहां पर देखना है समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित किया जा सके। फिर से बताता हूं, गांधीयन फिलॉसफी इसको बोलते हैं, ध्यान रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और समझिए, ये भाग 4A कहां से आ गया। भाग 4A जो है ना, ये अनुच्छेद 51A पर आकर के, ये 51 है ना, यहां 51A आकर के जुड़ गया। और जैसे फंडामेंटल राइट्स यहां था नागरिकों के ना, तो यहां पर कहा गया कि भैया ऐसा करो, ड्यूटीज भी डालो इन लोगों के लिए। अच्छा, मूल संविधान में नहीं था, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता ना बड़े आदर्शवादी व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा भाई जिन नागरिकों को इतना सारा कर्तव्य दिया जाएगा, वह तो अपने अधिकार के लिए अगर जो सजग है, तो यहां पर अपने कर्तव्य के लिए भी तो सजग हो जाएगा ना। उसको बाध्यकारी बनाने की, कानूनी चीज बनाने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन समय के साथ दोस्तों देखा गया कि नहीं, कर्तव्य की भी बात कर दो, तो नागरिकों के मूल कर्तव्य की बात की गई। अच्छा बताइए कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए निर्धारित किया गया है। कब जोड़ा गया था? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दरअसल 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1976 में।
इंदिरा गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, वो इमरजेंसी का दौर याद होगा। तो ये सारी चीजें तब हुआ। अब इसमें बहुत सारे 11 तरह के हैं, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना। अच्छा एक बात समझिए, यहाँ पर जो मूल कर्तव्य है ना, इसमें बहुत सारे प्रावधान है, इसको कानूनी अमली जामा पहना दिया गया है। जैसे आपसे कहा गया कि भाई राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रगान का आपको सम्मान करना चाहिए, लेकिन आपने अपमान कर दिया ना, तो कानून आप पर लागू हो जाएगा, आप जो है अपराधी घोषित हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पर्यावरण की रक्षा की बात। अच्छा, पर्यावरण की रक्षा की बात तो आप यहाँ पर 21 में चर्चा कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार कर दिया, ये भी फंडामेंटल राइट की तरह जार दिया है। तो यहाँ का चीज देखिए वहां पहुंच गया है। तो ये चीजें हो सकता है, इसीलिए कहते हैं कि संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है वह किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। यूपीएससी इस पर प्रश्न पूछ चुकी है प्रीलिम्स में, ठीक डिट्टो ये प्रश्न। और ये जो अनुच्छेद 21 बार बार कह रहा हूं ना, ये यूपीएससी बैक टू बैक 2 साल इस पर प्रश्न पूछी है, इस 5 साल में। इतना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए, इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये सब पूछा जा सकता है। तो 4A भी हो गया, आगे बढ़ते हैं आप। अब देखते हैं भाग 5 पर। तो कुल मिलाकर के हमने क्या देख लिया भाई? पहले भाग में हमने देखा कि संघ क्या है, संघ का क्षेत्र क्या होगा, 1 से 4 तक दे दो। फिर भाई मकान के अंदर आ गए तो सबसे परिचय करा लिया, इस घर में कौन कौन रहेंगे, नागरिकता वगैरह की बात हो गई 5 से 11 तक। अब हर व्यक्ति का ड्यूटीज क्या है ना, उसको क्या क्या अधिकार इस घर में है, तो ये सब हो गया, मौलिक अधिकार की बात हो गया। कुछ चीजें आदर्शवादी भी है, तो वह क्या हो गया? राज्य का नीति निर्देशक तत्व हो गया। कुछ कर्तव्य भी है आपका, इसको घर में रहना है, तो वो चीजों हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, संघ सरकार, भाई ये घर चलेगा कैसे, इन सब चीजों को भी तो प्रावधान किए गए हैं। तो भाग 5 से अब हम इसकी शुरुआत कर देते हैं। 4 तक का मामला समझ गए आप? भाग 5 में जो है संघ सरकार की बात की गई है, अनुच्छेद 52 से 151 तक की चर्चा की गई है। बहुत डिटेल से इतना नहीं पूछेगा, लेकिन इसके अंतर्गत कुछ चीजें जो है वो महत्वपूर्ण है। अब वो क्या चीजें है, देखिए मैं कहूंगा कि जब भी आप भाग 5 पढ़े ना, साथ साथ में भाग 6 भी पढ़े। आप कहेंगे कैसे? देखिए यहां पर क्या है, संघ सरकार केंद्र मान लेते हैं, और यहां पर मान लेते हैं, ये देखिए भाग 6 क्या है, राज्य सरकार। अनुच्छेद क्या है, 152 से 237, यहां से खत्म हुआ, यहां से शुरू हुआ। अब दोनों को साथ साथ पढ़िए। यहां पर देखिए, राष्ट्र का प्रमुख भारत में कौन होता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं। प्राइम मिनिस्टर उसके शक्तियों का एंजॉय करते हैं, समझिए, वास्तविक शक्ति उनके पास है, लेकिन होता इन्हीं के पास है, राष्ट्रपति के पास। भारत के लिए हम लोग कहते हैं कि भारत जो है गणराज्य है। अरे भैया कभी सोचो गणराज्य क्यों है? क्योंकि ये भी चुनकर के आते हैं, इनका जो है इलेक्शन होता है। ब्रिटिश के लिए, आप ब्रिटेन के लिए कह सकते हैं गणराज्य है, नहीं, राजा है वहां पर। भारत में कोई राजा है? खत्म मामला। तो यहां पर जो है ये गणराज्य हो जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो राष्ट्रपति है, देश का प्रमुख है, पहला नागरिक है, वह भी चुन के जाएगा उस पद पे, सीधे नहीं एंट्री होगी उसकी। समझ में आ रहा है? तो राष्ट्रपति जब पढ़ेंगे, लगे हाथ राज्यपाल पढ़ लेंगे। तो राज्यपाल के संदर्भ में बहुत प्रश्न आते हैं, और यूपी पीसीएस का ये एग्जाम है, तो राज्यपाल ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, खास करके राज्यपाल की शक्तियों को लेकर के। राज्यपाल जो होते हैं वह केंद्र के, एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसे कहा जाए, प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं राज्यों में। जैसे अभी मणिपुर में क्या हुआ भाई, लगा ना वहां राष्ट्रपति शासन, तो राज्यपाल साहब जो थे रिपोर्ट भेजे केंद्र को। तो ये सब चीजें जो है यहां पर होगा। अच्छा, यहां पर उपराष्ट्रपति भी होता है, यहां पर उपराज्यपाल जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पर प्रधानमंत्री, वास्तविक शक्ति इनके पास है, पूरा कैबिनेट लेके चलते हैं, एकदम पूरा एक भौकाल रहता है। तो ऐसे यहां पर सीएम का हो गया। ये दोनों जनप्रतिनिधि पूरे मुख्य रूप से कह सकते हैं जनता से सीधे जुड़े रहते हैं। इनके पास भी अपना एक मंत्री परिषद होता है। अब अच्छा देखिए, मंत्री परिषद इनके बराबर ही है, ऐसा कुछ नहीं कि विशेष बात है। मंत्रियों में ये प्रमुख होते हैं और इसको हैंडल करते हैं, कुछ विशेष शक्ति इनके पास है। तो वो चीजें यहां भी राज्य मंत्रिमंडल इनके पास है, यहां पर इनके पास संसद है। अच्छा, संसद में 3 चीजें होता है, प्रश्न आ चुका है, बच्चे धूमधाम से गलती करके आए हैं। मैं आज भी पॉलिटी में 10 बच्चों से पूछूं, अच्छे अच्छे पढ़ने वालों से, खूब तैयार जिनका पॉलिटी हो, लक्ष्मीकांत सीधे फेंक देते हैं, सर यहां से पूछ लो, जहां से पूरे किताब में पूछना है पूछ लो, लक्ष्मीकांत रहा, पूछो आप। और वो गलती कर लेते हैं, जब उनसे पूछो पार्लियामेंट के विषय में, भैया बता दो, तो क्या होता है, पार्लियामेंट में कहते हैं सर लोकसभा हुआ, राज्यसभा हुआ। यही गलती है। यहां पर देखिए, जनरली लोकसभा राज्यसभा यह है, पढ़ने में हम यहां कहेंगे जो ये चर्चा पे, लेकिन जो अगर प्रश्न में पूछ दिया जाए कि संसद के अंग कौन कौन से होते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा, और एक कौन से होंगे, राष्ट्रपति महोदय। प्रेसिडेंट भी संसद के अंग है, ध्यान रखना है। इसीलिए कोई भी लॉ जो है, अगर कोई भी अधिनियम बनने की प्रक्रिया आप पढ़े होंगे पॉलिटी में, यहां से पास होता है, तो फिर यहां पर हस्ताक्षर के लिए जाता है, मीडिया पीछे पीछे टाई टाई करते चलती है, प्रेसिडेंट साहब साइन कर दिए, लॉ बन गया।
ये होता है पूरा प्रक्रिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, और फिर यहां से अटॉर्नी जनरल वगैरह को लेकर। अच्छा, यहां पर राज्य विधानमंडल और राज्य के महालेखाकार से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। इसी में होगा राज्य विधानमंडल में कुछ जगह पर देखेंगे जो परिषद होगा, विधानसभा तो है ही लेकिन विधान परिषद होगा। चलिए फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में किन किन राज्यों में विधान परिषद है। फिर से बता देता हूं, भारत के किन किन राज्यों में विधान परिषद है। विधानसभा तो सब जगह है, परिषद बताइए यहां पर। अटॉर्नी जनरल ये जो है ना, ये आप कह सकते हैं जैसे आप बनेंगे ऑफिसर, तो ये जो है लॉ के ऑफिसर होते हैं, कानूनी चीजों को देखरेख करने वाले। और ये कैग के विषय में किया गया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट वगैरह तैयार करते हैं, बड़ा बड़ा काम, सब घोटाला सब उजागर करने का काम इनका होता है। तो ये कैग की रिपोर्ट पार्लियामेंट के समक्ष रखा भी जाता है, ये हो गया। और यहाँ पर जो है जो ये कैग हुआ, ये यहाँ पर राज्य के महालेखा जो कार्य होते हैं, ये प्रावधान। मामला समझ में आ गया? समझ में आया कैसे तुलना करके पढ़ना है, ये चीजें हो गया। आगे बढ़ जाए, 7वें पर पहुंचे, भाग 7। अब देखिए भाग 7 पर पहुंचे ना, देशी रियासतों से संबंधित प्रावधान, बड़ा मजेदार चीज है। आप जानते हैं कि भारत जब आजाद हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो उनकी एक योजना ये कहा गया कि भाई ऐसा कर लो कि जैसे मतलब 6,650 देशी रियासत था, तो जिसको पाकिस्तान के साथ रहना है पाकिस्तान के साथ रह लो, जिसको भारत के ध्वज के नीचे जाना है भारतीय ध्वज के नीचे रह लो, अच्छा जिसको स्वतंत्र रहना है स्वतंत्र रहो, एंजॉय करो अपना। तो आपने ध्यान दिया होगा कि भारत बंटवारा हो गया, विभाजन विभीषिका भी हम लोगों ने झेला, पाकिस्तान उधर चला गया, उसके साथ बहुत सारे रियासत चले गए, और फिर बांग्लादेश इधर पूर्वी पाकिस्तान बन गया, उधर भी कुछ चला गया। हमारे पास तकरीबन 550 के आसपास रियासत बच गया, देशी रियासत। अब इस सबको लाना था भारतीय ध्वज के नीचे, बड़ा मुश्किल काम। कोई कुछ मांगे, कोई कुछ मांगे, कुछ कहे कि मैं स्वतंत्र रहूंगा एकदम। हमारे प्रधानमंत्री जो है, हमारे राजा साहब भारत के प्रधानमंत्री से बात करेंगे, बड़ा मुश्किल। इसके लिए सरदार पटेल साहब का योगदान काफी। उन्होंने क्या किया, सबको इकट्ठा किया भारतीय ध्वज के नीचे, अलग अलग प्रावधान करके। ध्यान दीजिएगा, भाग 7 की कहानी बोल रहा हूं, कितना जरूरी है भारतीय संविधान के लिए। अगर भाग 7 ना होता ना दोस्तों, तो भारत जितना आपको दिख रहा है ना आज, ये मैप, ये टुकड़ों में बता होता, इतने टुकड़े होते कि आप गिनती नहीं कर पाते। अब समझिए इस भाग का महत्व, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बिहार से दिल्ली आता ना, तो संभव है उसको 3 देशों का वीजा लेना पड़ता। वीजा कह रहा हूं, हरियाणा से दिल्ली आने के लिए वीजा लेना पड़ता आपको, क्योंकि अलग अलग महाराजाओं का रियासत था। तो ये भाग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर 1956 के 7वें संविधान संशोधन द्वारा फिर इसे हटा गया, क्योंकि फिर जरूरत रह नहीं गया। देशी रियासत मामला ही पूरा तरह से खत्म हो गया। 3 ही तो बदमाशी हुआ था, एक हैदराबाद के निजाम, जिनको जो है आर्मी कंट्रोल के द्वारा किया गया, जूनागढ़ को थोड़ा सा डिप्लोमेटिक वे से, और कश्मीर का आप जानते हैं इशू जो हुआ था 48 में महाराजा हरि सिंह विलय के माध्यम से ये हुआ। तो ये चीजें, अब ये भाग हमारे पास नहीं है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि कौन सा भाग अभी एक्टिव नहीं है, 7वां। आगे बढ़ते हैं, संघीय क्षेत्र को लेकर के बात किया गया है, और ये 239 से 242 है। केंद्र शासित प्रदेशों और उनके प्रशासन से जुड़े नियमों को यह परिभाषित करने का काम करता है। अब जानते हैं हमारे पास बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि समझ लीजिए, अभी एक नया वाला बता देता हूं भाई। 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट ने क्या किया, जम्मू कश्मीर जो पहले हुआ करता, जम्मू कश्मीर को 2 भाग में बांट दिया। साथ ही 370 और 35 ये तो हटाया ही, साथ कह दिया कि भाई जम्मू और कश्मीर जो होगा एक अलग स्टेट होगा और ये यूटी होगा है? और कहा गया कि लद्दाख जो है, लद्दाख भी एक अलग स्टेट होगा और ये भी यूटी होगा। देख रहे हैं, तो ये सारी प्रावधान जो है यहां पर। अब यहां पर क्या होगा, उपराज्यपाल होंगे, एलजी होंगे। जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, दिल्ली भी जो है वह केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन देश में 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, जहां पर विधानसभा होगा। एक दिल्ली, दूसरा पुडुचेरी, तीसरा आ गया जम्मू कश्मीर। है केंद्र का शासन, उपराज्यपाल यहां पर होंगे, राज्यपाल नहीं होंगे ऐसे स्टेट में केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पे, और यहां पर चुने हुए जनप्रतिनिधि भी होंगे, उनका मंत्रिपरिषद होगा, यानी कि चीफ मिनिस्टर भी होंगे। लेकिन दूसरे तरह का यूटी जो है, जैसे लद्दाख हो गया, जैसे दमन एंड दीप हो गया, चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, यहां पर चीफ मिनिस्टर है ना, यहां चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे। अब देखिए इसमें भी हो जाता है कंफ्यूजन, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, अब ये भाग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे आप पूछें तो मैं फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बाद इधर ही आकर के बैठना पसंद करूंगा। ये भाग 9 पंचायत, और दूसरा भाग 9A नगर पालिकाएं, और भाग 9B सहकारी समितियां। भाई मैं तो इसको ना 5 स्टार एकदम लेकर के और प्लस का साइन भी दूंगा। मतलब इतनी बार पूछा गया, इतने में से प्रश्न, मतलब एक स्लाइड आप जानकारी रख लो और मान के चलो कि आप 1-2 प्रश्न सॉल्व करके आओगे।
मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ये, जितना फंडामेंटल राइट डीपीएसपी कहा था ना, बिल्कुल टक्कर का है ये। अब ये क्या है इसको समझिए, बहुत जादू की चीज है। और ये आता किधर है? गांधी जी का सोच। डीपीएसपी वाला सोचिए, मैंने क्या कहा, गांधीयन फिलोसफी। गांधी पंचायती राज की बात करते थे, स्वशासन की बात करते थे, ग्राम स्वराज की बात करते थे, गांधी की किताबें हैं इस पे। तो ये चीजें समय के साथ किया गया। जब संविधान संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछा जाता है कि पंचायत की व्यवस्था जो है किस संविधान संशोधन से किया गया, क्या बताओगे? 73वां संविधान संशोधन। कब किया गया था? 1992 में, 1992 के तहत यह जोड़ा गया था, है ना। और क्या किया गया था? तो भाई ग्रामीण प्रशासन के लिए गांव का अपना प्रशासन होगा, स्थानीय स्तर पे कामकाज कर लो। गांव का नाला बनना है, प्राइम मिनिस्टर आएंगे बनाने के लिए, चीफ मिनिस्टर को जाकर के लेटर लिखोगे नहीं, गांव के लोग आपस में तय कर लो, इधर से नाला जाएगा, इधर लाइट लगेगा, इधर मंदिर बनेगा, उधर मार्केट लगेगा, स्थानीय स्तर पर आप तय करो। इसके लिए पंचायती राज प्रणाली, ग्रामीण प्रशासन लाया गया, और यह मूल संविधान में नहीं था। ये 73वां संशोधन जब संविधान का 1992 में हुआ, तब इसको इसमें शामिल किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि यह जो हो गया, ये 73वां संविधान संशोधन 1992, भाग 9 में इसको शामिल किया गया, पंचायत से संबंधित अनुच्छेद 243 से 243 ओ, ध्यान रखना है। दूसरा, ग्रामीण प्रशासन में स्वशासन लाने के लिए यहीं पर भाग 9 ए। अब ये ग्राम पंचायत, तो ये नगर पालिका, शहर में भी नगर पालिका, वहां भी तो स्वशासन दो, 243 ओ। तो यहां पर 243 पी से लेकर के 243 जेड जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इतनी कंफ्यूजन होता है कि पूछो मत, तो ध्यान रखना इस पे। और ये 73वां संविधान संशोधन, तो बस एक अगला 74वां संशोधन, वर्ष बता दो भैया, 1992, सेम। तो ये ध्यान रखना है। और ये ग्रामीण प्रशासन, तो ये शहरी क्षेत्र के लिए प्रशासन में नगर पालिकाओं का गठन करता है। इतनी सी बात है। अच्छा, फिर सहकारी समितियां देखो, सहकारी समितियों का बहुत योगदान है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत करने में। और ये जो है 97वां संविधान संशोधन जो 2011 में हुआ, उसके तहत जोड़ा गया था। अनुच्छेद यहीं पर लाके डाल दिया गया 243 में, ZH से ZT तक, ध्यान रखना है। और ये सहकारी समितियों के गठन और उसके संचालन के नियम निर्धारित करता है। मामला समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बारे में और थोड़ा फैक्ट जानिए, थोड़ी और कहानी जानिए, बाकी चीजें मैंने आपको बता दिया है। भाग 10। अब भाग 10 अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? यहां पर देखिए, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र को लेकर के बात किया जाता है। भारत में बहुत सारे जनजातीय क्षेत्र भी हैं और इसको लेकर के काफी जो है स्ट्रगल भी देखने को मिलता है। मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं, आदिवासी क्षेत्र में लोग हैं, है ना। तो यहां पर अनुच्छेद की जब बात की जाएगी 244 से 244 ए, जरा ध्यान दीजिएगा, आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन और उनके विशेष अधिकारों से संबंधित प्रावधान करता है। ये आदिवासी जो है क्या करते हैं? जल, जंगल, जमीन, इस तीन के लिए स्ट्रगल करते हैं। मूल जो समुदाय है उससे वंचित थोड़ा सा रहते हैं, आप समझ पा रहे हैं। तो इसको लेकर के 1965 में एक समिति बना था और उस समिति को भारत सरकार ने काम दिया था कि जनजातीय समूह जो है उसके पहचान के लिए कुछ मानदंड तैयार कीजिए, कैसे परिभाषित किया जाएगा। उस समिति ने 5 तरीके बता दिए कि एक इनका देखो रहन सहन देख लो, विशिष्ट संस्कृति देख लो, भौगोलिक क्षेत्र इनका देखो, मूल समुदाय से ये कटे नजर आएंगे, और इनका पिछड़ापन देखो। ये 5 तरीके बता दिए गए। आपको करना क्या है पता है? उस समिति का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ये इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूं, ये चर्चा में रहेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग है, तो पिछड़ा वर्ग आयोग और सुप्रीम कोर्ट ये सब मिलकर क्या किया, भाई जो पिछड़ा समाज है उसका वर्गीकरण कर दो, आरक्षण का लाभ सब तक पहुंच जाए उसी वर्ग में, ठीक है। तो ये लंबे समय से चर्चा चल रहा था कि जो शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब है उसका भी उपवर्गीकरण कर दिया जाए। तो पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने काम कर दिया, तो ये अब चर्चा में रहेगा। तो उस समिति का नाम बताइए, 1965 में गठित किया गया था, है ना, जिसके आधार पर परिभाषित किया जाता है जो जनजातीय लोगों को, ठीक है। ये भाग 10 में, ध्यान रखिएगा। भाग 11 पर चलते हैं। भाग 11 क्या कहता है? संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात। भारत जो है ना, आप कह सकते हैं कि राज्यों से मिलकर के बना एक देश है, तो निश्चित तौर पर समन्वय चाहिए, केंद्र का राज्यों के साथ संबंध चाहिए। आप देखते होंगे केंद्र का राज्यों के साथ, कुछ राज्यों के साथ बड़ा खींचतान चलते रहता है ना। दिल्ली एक उदाहरण है, बंगाल एक उदाहरण है, अभी हाल ही में देखिए ना तमिलनाडु के साथ क्या चल रहा है। तो इन सब चीजों के लिए ये सारे संबंध भी बता दिए गए थे अनुच्छेद 245 से 263 में कि केंद्र और राज्य के बीच किन किन तरह के संबंध हो सकते हैं। भाई संबंध क्या होंगे? विधायी संबंध होंगे, है ना। कानून मतलब कानून का संबंध होगा,
चीजों को लेकर के, प्रशासनिक संबंध हो सकते हैं, वित्तीय संबंध भी तो होगा, केंद्र जो है राज्यों को पैसा भी तो देती है। तो इन सब चीजों के लिए भी यहां पर चर्चा किया गया, वो भाग 11 में शामिल कर दिया गया। भाग 12 क्या करता है, यहां पर देखिए, वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद, यानी कि अनुच्छेद 264 से 300A तक की बात करता है, यानी कि कराधान की बात किया जाना चाहिए। दूसरी बात, केंद्र और राज्यों के बीच जो है वित्तीय वितरण कैसे होगा, फंडिंग कैसे किया जाएगा। और जब से जीएसटी आया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसके बाद तो इस भाग की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ गया। विवाद बहुत रहता है इसको लेकर के, सीजीएसटी, आईजीएसटी, ये सब आपने पढ़ा होगा, एसजीएसटी, इसको लेकर के, ठीक है, यह ध्यान रखना है। सार्वजनिक संपत्ति क्या होगा, सरकारी अनुबंधों से संबंधित प्रावधान क्या होगा, ये सब भाग 12 में बताया गया। भाग 13 में जब चलेंगे तो भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य की बात किया गया, जो कि अनुच्छेद 301 से 307 तक रखा गया, यानी कि राज्यों के बीच स्वतंत्र व्यापार और वाणिज्य सुनिश्चित करने के लिए जो गाइडलाइंस देने की बात किया गया, वो भाग 13 में शामिल किया गया। भाग 14 के पास जब चलेंगे तो यह कहता है कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं की हम बात करेंगे, जो कि अनुच्छेद 308 से 323, और आप में से बहुत सारे लोग इन सेवाओं का ख्वाब देखते होंगे, यह आपका ड्रीम होगा, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं 3 ही है इस देश में, ध्यान रखिएगा। सर्विसेज बहुत हैं, यूपीएससी के तहत 24-25 तरह के सर्विस में जाते हैं लोग, लेकिन अखिल भारतीय सेवा 3 है। अखिल भारतीय सेवा कहने का क्या तात्पर्य है, यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज कहने का मतलब हो गया कि इस तरह के जो ऑफिसर्स होते हैं, ध्यान देना है, इसका चयन केंद्र के द्वारा किया जाएगा, पर ये ऑफिसर जाके काम कहां करेंगे, राज्यों में, ध्यान देना है। आईएएस ऑफिसर, भाई चयन तो यूपीएससी के द्वारा होता है ना, केंद्र सरकार के द्वारा सारा वो चीज होता है, फंडिंग वंडिंग यूपीएससी का, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर जाके कहां करते हैं, किसी राज्य के डीएम बनते हैं, राज्य सरकार को वो रिपोर्ट वगैरह करते हैं सारा। देखिए, तो ये जो है ना, ये जो आईएएस है, आईपीएस है, और आईएफएस, आईएफएस कौन है, फॉरेस्ट सर्विस वाले, फॉरेन सर्विस वाले नहीं, ठीक है, वो राजदूत वाले नहीं, फॉरेस्ट सर्विस। प्रीलिम्स इन तीनों का एक ही साथ होता है यूपीएससी में, लेकिन ये जो फॉरेस्ट सर्विस है ना, इसका मेंस अलग अलग हो जाता है यूपीएससी के, अगर आप लोग जो यूपीएससी दे रहे होंगे उनको पता होगा। तो ये 3 ही जो है अखिल भारतीय सेवा है, और अन्य सरकारी सेवाओं से संबंधित जो नियम वगैरह है उसको परिभाषित करने का काम संघ और राज्यों के अधीन, राज्य भी इसमें शामिल होते हैं 308 से 323 तक, ध्यान रखना है। अब यहीं पर एक आ गया, 14A आ गया, प्रशासनिक अधिकरण, अधिकरण ट्रिब्यूनल की बात की गई। भाई बहुत सारे झगड़े झंझट होते रहते हैं, आईएएस आईपीएस ये सब सारा है ना, सेवा में रहने पे, तो हर बात के लिए अदालत मत जाओ, अदालत में ऐसा ही लोड है, तो क्या किया गया, ट्रिब्यूनल बना दिया गया। इसमें क्या होता है, अर्ध न्यायिक एक निकाय हो गया, यानी कि एक जज साहब होंगे और एक एक्सपर्ट आदमी होगा, जो कि इस प्रशासनिक अधिकारी है, कोई आईएएस ऑफिसर बैठेगा, आईपीएस बैठेगा, ये चीजें, ठीक है। तो प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323A से 323B तक होगा, विवादों और न्यायाधिकरणों से संबंधित जो है नियम वगैरह निर्धारित करेगा। भाग 15 पे आ जाते हैं, चुनाव, बहुत इंपॉर्टेंट। लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाए रखना है तो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होना बेहद जरूरी है। इसीलिए संविधान के भाग 15 में चुनाव की व्यवस्था किया गया, इलेक्शन का 323 से 329 तक रखा गया। चुनाव आयोग, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित प्रावधान जो है, इसमें सारे नियम कानून गाइडलाइंस डाले गए। और फिर भाग 16 में आते हैं तो कुछ वर्गों के लिए विशेष अनुबंध किया गया। मैंने क्या कहा, भारत में विविधता बहुत है ना, हम लोग कहते हैं अखंडता में एकता, बहुत ज्यादा विविधता में। तो अब क्या है कि अनुसूचित जाति भी हैं, जनजाति भी हैं, पिछड़े वर्ग ही हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐतिहासिक वजहों से मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सके, पिछड़ गए, उनके लिए कुछ विशेष उपबंध कर दो। है भाई, ऐसा भी तो होता है, घर परिवार में कोई बच्चा जो है थोड़ा सा कमजोर होता है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो माँ बाप भी उसको थोड़ा अधिक प्यार करते हैं ना, सहयोग करते हैं, ताकि वो उसको दिक्कत ना हो जीवन जीने में। कुछ ऐसा ही स्टेट करती है, कुछ ऐसा ही कहा गया भारत के संविधान के द्वारा कि स्टेट जो है अपने नागरिकों के साथ ऐसा ही करेगी। कोई भी नागरिक किसी भी वजह से अगर पिछड़ गया हो, मतलब उसका शैक्षणिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण भी, ईडब्ल्यूएस का देखेंगे, तो ये जो विशेष बंद किया गया है अनुसूचित जातियों के लिए, यानी कि एससी, अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी, अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसीज के लिए आरक्षण और अन्य विशेषाधिकारों को निर्धारित करने का काम करता है। यह आरक्षण सरकारी जॉब में भी मिलता है, यह आरक्षण नामांकन के वक्त भी मिलता है, यह आरक्षण जो है सुविधाओं के लाभ लेने में मिलता है, और यह आरक्षण जो है प्रमोशन वगैरह में भी मिलता है। तो यहां पर भाग 16 में इसकी चर्चा किया गया। भाग 17 मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत चर्चा में रहता है,
विवाद में भी रहता है। राजभाषा को लेकर के चर्चा किया गया, अनुच्छेद 343 से 351, और हिंदी यहां पर जब इसको शामिल किया गया था बहुत विवाद हुआ था, दक्षिण के राज्यों ने बहुत विवाद किया था। हिंदी को संघ की राजभाषा जो है यह घोषित करता है और अन्य भाषाओं की मान्यता के नियम भी निर्धारित करता है। भाग 17 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चर्चा में अभी हिंदी भाषा है तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, भाग 18 बहुत इंपॉर्टेंट, और ये इमरजेंसी के प्रावधान करता है, यानी कि आपातकालीन उपबंध। और ये जो है ना 52 से 60 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 352, यहां पर 356 और 360, ये जो तीन है ना इसको थोड़ा देख लीजिएगा अलग से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, राज्य आपातकाल की, और वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो है 360 के अंतर्गत आता है। एक भी बार देश में नहीं लगा था, एक बार 1991 वगैरह में हुआ था, क्योंकि आर्थिक संकट आ गया था, लेकिन उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह बने और बचा लिए उस चीज को। कोरोना के समय दूसरी बार आया कि शायद हो सकता है वित्तीय आपातकाल देश में लग जाए, 360 लगाना पड़े, पर ऐसा नहीं हुआ, उस समय बच गया। तो ये प्रावधान है, पर देश में अभी तक ऐसा नहीं लगा है, यानी कि दिवालिया देश नहीं घोषित हुआ है। लेकिन राज्य आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की बात यहां पर की गई है। इमरजेंसी के समय इसी का उपयोग किया गया था, दुरुपयोग की भी बात इसको लेकर के की जाती है और काफी जो है विवादों में रहता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। भाग 18 ध्यान रखना है। भाग 19 जो है विविध प्रावधान करते हैं। विविध प्रावधान जो है अनुच्छेद यहां पर जो है 361 से 367 तक, क्या तो राष्ट्रपति और राज्यपालों की कानूनी सुरक्षा से संबंधित नियम निर्धारित करता है। आपने पढ़ा होगा ना कि भाई राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल कोई व्यक्ति हैं, पद पर रहते हैं तो उस पर कोई मुकदमा वगैरह नहीं चलता है तो उसके लिए विशेष प्रावधान है। ये सब पढ़ा है हमने, यही सब सारी चीजें। और भाग 20 कहता है संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 368, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या ही हो सकता है, आप समझ सकते हैं। लगातार चर्चा में रहता है और एकदम इसको जुबान पे रखना है। ये पूछ दे कि संविधान संशोधन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है, फट से बोलना है अनुच्छेद 368, किस भाग में, फट से बोलना है भाग 20, ये बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये भी तो पूछा जाएगा कि संशोधन करने की शक्ति किसको देता है, तो देखिए संविधान कहता है कि हम जो है संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद को देते हैं। चूंकि संविधान निर्माताओं ने जिस व्यवस्था को बना दिया, जिन चीजों को प्रावधान को लागू किया, समय के साथ उसमें बदलाव तो होगा ना, चीजें परिवर्तन तो होगा, तो समय के साथ फिर कदम ताल भी करना पड़ेगा उस समाज को। इसके लिए कानून में प्रावधान करना पड़ेगा, अलग तरह के कानूनी चीजें डालनी पड़ेगी, तो संविधान संशोधन भी करना पड़ेगा। अब संविधान संशोधन करना पड़ेगा तो अपने मन से तो कर नहीं देंगे, इसके लिए भी विशेष तरह की व्यवस्था चाहिए। नहीं तो फिर भाई ऐसे भी पार्टी के लोग आ सकते हैं कि भारत के संविधान को देश की चांदनी चौक पर बेच दें। तो इसके लिए पूरी तरह से कानूनी अमली जामा फ्रेमवर्क ऐसा तैयार कीजिए। संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 बना दिया गया, बता दिया गया भाई इस तरह के चीजों को संशोधन करना है तो देखो इसमें विशेष बहुमत चाहिए। अच्छा, इस चीजों को संशोधन करना है, देखो सामान्य बहुमत चाहिए। अच्छा, इस बात को विशेष बहुमत प्लस कुछ राज्यों का, आधे से अधिक राज्यों का भी सहमति चाहिए। ये सब आपने पढ़ा होगा, मैं आगे अंदर से पढ़ाऊंगा डिटेल से। जब उन सब चीजों पर हम आएंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया में बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आने वाला है। फिलहाल तो एक बार ओवरव्यू देखते हैं। भाग 21 पर पहुंच जाते हैं अंत करते हुए। अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध इसके तहत किए गए हैं अनुच्छेद 369 से 392 तक। क्या क्या यहां पर देखिए, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों मतलब 7 सिस्टर स्टेट समझते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, वहां और अन्य विशेष क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान करता है। क्योंकि ये सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर एक तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो भी रहते हैं, थोड़े सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी संवेदनशील हैं और विदेशी सीमाओं से भी साझा करते हैं। तो इन सब वजहों से यहाँ पर अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। यहाँ पर आप जाएंगे भी बहुत सारे एरिया में, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, तो आपको परमिट लेना पड़ेगा जाने के लिए, है ना। तो अनुच्छेद 369 से 392 तक इसकी व्यवस्था किया गया है। और भाग 22 जो कि अंतिम भाग है, संविधान का प्रारंभ और संक्षिप्तीकरण, अनुच्छेद 393 से 395 तक संविधान के लागू होने की तिथि यहाँ पर बताई गई है। पुराने कानूनों को समाप्त करने से संबंधित प्रावधान भी यहीं पर किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये 22 भाग जो हैं हमारे संविधान में, वह पूरे संविधान में जितने भी प्रावधान है, ये भारी भरकम कानूनी दस्तावेज जो है इसको समेट करके रखता है, सहेज करके रखता है और अध्ययन करने में, नियमों को लागू कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। केवल इतना तैयार कर लेंगे, केवल आप मेरे लेक्चर को सही से कर लेंगे तो संभव है 1-2 प्रश्न पॉलिटी का आपका यहीं से काम चल जाएगा। और 1-2 प्रश्न के गलत या सही होने से कितना फर्क पड़ सकता है मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी समझदार हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर को अच्छे से देखिए,
यह लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसमें क्या प्रावधान और जोड़े जाएं, किस तरह से आपके लिए इसे और उपयोगी बनाया जाए यह भी बताइए। दूसरी बात, अपने जो यार दोस्त होंगे उनके साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी ज्ञान का फ़ायदा ले सकें और परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। इसके साथ ही हमें दीजिए विदा। हमारी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।